अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग लंदन से। कैसे हैं? जहां भी रहें सलामत रहें, आबाद रहें। खबरें जो हैं वो बड़ी गर्मा गर्म हैं सियासी तौर पे। एक तो इसहाक डार साहब का यानी वापस रवाना होना, वतन वापसी, आखिरकार वो दिन आ गया, जा रहे हैं वापस और बड़ी उम्मीदों से जा रहे हैं। इस पर बात करते हैं। मरियम औरंगज़ेब के साथ यहाँ लंदन में जो कुछ हुआ कल बहुत अफसोसनाक था। लेकिन बात इतनी सादा भी नहीं है जिस तरह से इसको PTI वाले देख रहे हैं या जिस तरह से इसको PMLN वाले देख रहे हैं। यानी इस वाक़े की मजम्मत करने वाले भी एक रस्मी मजम्मत, बिल्कुल मजम्मत तो हो गई लेकिन उससे आगे कुछ नहीं हो रहा, तो उस पर भी कुछ बात करते हैं कि ये हुआ क्या है, हो क्या रहा है और ये कहाँ जाएगा। असल बात ये है। और इन दोनों सियासी बातों को हटा दें तो ये भी, क्योंकि दोनों चीज़ें, ये तो बिल्कुल ही यानी एक नॉन इवेंट टाइप चीज़ है, चस्का टाइप चीज़ है। असल जो खबर है जी वो है बलूचिस्तान में हमारा एक और पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर जो है वो उसका क्रैश होने की या तबाह होने की, अब वो तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या किसी हमले की वजह से हुआ है, वी हैव नो आइडिया, सो नो नीड टू कमेंट। लेकिन खबर दरअसल ये है 6 हमारे लोग, 2 मेजर शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तो करते हैं बात, लेकिन पहले इसहाक डार का मौजू, चूँकि वो रवाना हो चुके हैं। देखिए, डार साहब की मैं ज़ाती तौर पर पहले भी इज़्ज़त करता था, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा करने लगा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने उन पर बेरहम तनकीद की और इस हद तक तनकीद की उनके वापस जाने के फैसले पर, जिस तरह से ये सब पार्टी अपना काम कर रही है, कि मैंने यानी ज़ाती तक मैंने तनकीद उन पर कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उसकी वजह ज़ाहिर है कि गुस्सा, झुंझलाहट और फ्रस्ट्रेशन थी। ये क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं जा रहे, लेकिन उस तमाम क्यों नहीं समझ रहे और क्यों जा रहे हैं, इसी तरह जा रहे हैं। तो बहरहाल उस तमाम तनकीद को नज़रअंदाज करके, जिस तरह डार साहब ने मुझे कॉल किया और मुझे समझाया और जो उनकी नीयत है उन्होंने वजाहत की, तो उसके बाद मेरे दिल में इसलिए उनकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि यार ये एजेस और इनकसार का एक चलता यानी फिरता, आप यूँ कहिए, डार साहब जो हैं वो एक एग्जाम्पल है। लेकिन मतलब है ये सारी उनकी नेक ख्वाहिशात और पुरखुलूस, और मैं बहुत दुआगो हूँ उनकी कामयाबी के लिए, पाकिस्तान की कामयाबी के लिए। मुश्किल से हम निकले, लेकिन फैज़ साहब की एक नज़्म है, मेरे हमदम मेरे दोस्त, ज़रूर पढ़िएगा अगर वक्त हो। फ़ोन पे ही उर्दू में टाइप कर लीजिए, रोमन उर्दू में भी लिखी मिल जाएगी। फैज़ साहब की बहुत मशहूर नज़्म है, मेरे हमदम मेरे दोस्त। और लोबे लुबाब उसका ये, अगर मैंने नज़्म वो पूरी सुनाई तो ज़ाहिर है कि वो 4-3.5 मिनट उसमें चले जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ उसका जिस्ट बता, मतलब उसका जो मरकज़ी ख्याल है बहुत नहायत खूबसूरत नज़्म का, वो ये है कि मेरे हमदम मेरे दोस्त, काश के मैं इस हसीन माहौल में बैठ के यहाँ मैं आपको गीत सुनाऊं और मैं आपको शायरी सुनाऊं और मैं आपके दिल बहलाने के लिए नगमे सुनाऊं। मैं आपको बताऊं कि फूल कितने हसीन होते हैं। मैं आपको बताऊं कि कैसे मगरूर हसीनाओं के बर्फाब से जिस्म गर्म हाथों की हरारत से पिघल जाते हैं। कैसे वो जो मानूस चेहरे होते हैं देखते देखते कैसे यकलख्त बदल जाते हैं। मैं आपको शायरी सुनाऊं, बड़ा मज़ेदार किस्म की बातें आपका दिल खुश करने के लिए। लेकिन मेरी मुसीबत ये है, ये उस नज़्म में फैज़ साहब कहते हैं कि ये जो कैफियत है बीमारी की मेरे हमदम मेरे दोस्त, ये जो आप पर कैफियत तारी है, ये जो बीमारी की, अजाबों की, इसका इलाज नगमे नहीं है, इसका इलाज गीत नहीं है, इसका इलाज मौसीकी शायरी नहीं है, इसका इलाज खाली बातें नहीं है, इसका इलाज एक निश्तर है, निश्तर। और ये निश्तर किसी के काबू में नहीं है, माँ सिवा तेरे सिवा तेरे सिवा तेरे सिवा। यहाँ उसका वाइंड अप नज़्म का होता है कि आप खुद ही अगर अपनी तकदीर बदलने के लिए उठेंगे एक दिन तो होगा, अदरवाइज कोई अच्छी खबर सुनाने के लिए नहीं है। देखिए, रियासत बचाना जहाँ से ये कहानी शुरू हुई है सारी, अभी रिसेंट कहानी, इस मौजूदा वफाकी हुकूमत की कहानी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ज़ाहिर है एक बहुत बड़े लीडर थे और मुल्क टूट गया था जब उन्होंने आके संभाला, और बहुत मुश्किल वक्त था पाकिस्तान पे। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गैर मामूली कामयाबी उनकी थी कि जिस तरह से वो कैदी भारत से छुड़वा के शिमला माहिदा किया, उन्होंने लेकर आए, और फिर उसके बाद कौम का मोराल बढ़ाने के लिए उन्होंने उसको नाम दिया नया पाकिस्तान का, इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस। सारी मुस्लिम दुनिया के लोगों को लाहौर बुला के एक हौसला देना कौम को, इतना भी अकेले नहीं है, अभी भी हम कायम हैं, दायम हैं, आइन दिया, बड़ा कुछ किया। अंजाम क्या हुआ उसका? रियासत एक पैरों पे खड़ा करने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो आया था, एक हारे हुए टूटे हुए पाकिस्तान को, जिसका मोराल कौम का बिल्कुल नीचे गया हुआ था, उसको संभाला देकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खड़ा किया। तो फिर उसके साथ हुआ क्या? दूसरी मिसाल नवाज शरीफ। कारगिल के वक्त
जो पंगा हो गया था और जो हमारे साथ होने जा रही थी वो था रियासत बचाओ वाला टाइम। तो नवाज शरीफ ने फिर रियासत बचाई ब्लेयर हाउस में क्लिंटन से, और सारा वो अपने ऊपर ले लिया। फिर क्या हुआ उसके साथ? उसने तो सिर्फ तब्दीली की परवेज मुशर्रफ को, कोई कोर्ट मार्शल, सजा, जेल कुछ नहीं, सिर्फ तब्दीली, घर भेजने की गुस्ताखी कर दी कि नौकरी से तो कम से कम अब जाओ ना। पूरे तुमने 2 मुल्कों का एक इतना बड़ा पीस प्रोसेस इंटरनेशनल कम्युनिटी की बैकिंग से आगे बढ़ रहा है, वाजपेयी जैसा आदमी चल के लाहौर आ रहा है, तुमने सब सबोताज कर दिया। इतनी सजा तो कम से कम थी ना कि सैक ही कर दें, लेकिन उसकी भी जो भुगतनी पड़ी नवाज शरीफ को, ये आपके सामने। तो रियासत बचाने का जो हमारे लोग आते हैं बड़े खलूस नियत के साथ, अच्छा अब इसको तंज तक ना रखें, यानी ये तंज नहीं मैं कर रहा, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल ने बता दिया है अपनी किताब में, तालीमात में, और उसके अलावा जो यानी जहां पे आप देख लीजिए, यानी इन माशरों में मिसाल के तौर पे, यानी रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, अदल नहीं होगा, मेरिट नहीं होगा, तो देयर इज नो वे आउट ऑफ ट्रबल्स। घूम घूम के वापस, अच्छा मशरकी पाकिस्तान टूट गया, उन जिम्मेदारों को सजा नहीं मिली, हमीदुर रहमान कमीशन नहीं रिपोर्ट छपने दी गई, इसलिए जनरल ज़ियाउल हक को आना ही था, उसकी जगह कोई और जनरल होता वो भी आता। जब तक सजा नहीं होगी, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ताकतवर तो ये तो हजारों साल से पागल है वो लोग जिन्होंने कहा है कि ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए और, यानी ये फार्मूला नहीं चलेगा, नहीं चला, ठीक है। उसके बाद रियासत जिस तरह मैंने नवाज, तो फिर क्या हुआ? प्रॉब्लम फिर वही है। अच्छा अब जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, परवेज मुशर्रफ को आज तक कोई हाथ लगा के दिखा दे, नहीं होने दिया ना। अच्छा अब ये जो मामला, ये हम जो घुसे हुए हैं, जो जिस अजाब में फंसे हुए हैं, ये इमरान खान नामी, पीटीआई नामी, ये कुछ लोगों ने तैयार किया है ना इसको, इस शऊर को। अब उसकी मिसाल देखिए, यही मरियम औरंगजेब पर अब मैं आ रहा हूं। दुश्मन बना देना, सियासी मुखालफत को दुश्मन की तरह ट्रीट करना, चोर डाकू, यानी फाशिज्म एक क्रिएट कर देना। तो ये तो बेसिकली दुनिया भर में अफवाज को सिखाया जाता है, अमरीकी फौज को सिखाया जाता है, बरतानवी फौज को सिखाया जाता है, इसराइली फौज को सिखाया जाता है, भारतीय फौज को सिखाया जाता है, वही पाकिस्तानी फौज को भी सिखाया जाता है, दुनिया की हर फौज को, दुश्मन से नफरत कैसे करनी है, दुश्मन से लड़ना है, दुश्मन को सफाई हस्ती से मिटा देना है। वो दुश्मन है, दुश्मन, वरना वो तुम्हें मार देगा, तुम्हारे लोगों को मार देगा, इसलिए उसको मारो। अब ये बिल्कुल ठीक है, यानी मिलिट्री अकेडमी में, यूनिवर्सिटीज में फौज, यानी फौजें आपस में बैठेंगी, फौज यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, पाकिस्तानी फौज भी यही है कि दुश्मन आएगा, दुश्मन। लेकिन इस शऊर को जब आप सियासत में परवान चढ़ा देंगे तो नतीजा पीटीआई निकल आएगा, वो निकल आएगा। पीटीआई के लोग वो अब नवाज शरीफ, जरदारी, किसी फजलुर रहमान वगैरह को सियासी मुखालिफ तस्लीम करने पर तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो दुश्मन समझते हैं, ये दुश्मन है, दुश्मन से नफरत करो, मार दो वरना ये हमें मार देगा। ये है वो रवैया जो सियासत में आ गया। अच्छा ये सारा जो प्रोजेक्ट जिन लोगों ने लॉन्च किया, पीटीआई का शो बर्बाद करके रख दिया इस तजुर्बे ने 3.5 साल के। किसी एक आदमी को कुछ हुआ है? इन सब ने कानून तोड़ा, जिसने कानून तोड़ा, वो अदलिया में कहीं, या वो कहीं मक्तदरा में, या वो कहीं सिविलियन था या सिविलियन नहीं था, जो किसी एक आदमी का मुझे बताएं हाथ भी लगा सके। ये तरकीब गलत है। बचाने के लिए आए शहबाज शरीफ, मुफ्ता, क्या उसका हाल हुआ? अब इसहाक डार साहब जाने, मेरे दिल की मैं खुलूस से दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह इनका जो है भरम कायम रखे, इन्हें कामयाब करे। लेकिन सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ये जो एक होप का लास्ट, वो जो एक बैलून है, ये भी पंक्चर होगा, यूं होगा। 2 या 3 महीने बाद आप देखेंगे क्या, बहुत मुश्किल होगा। और इन केस मेरी दुआ है कि डार साहब इसको और कौम इस चैलेंज से मुश्किल से निकल जाए, तो फिर चंद साल बाद फिर यही होगा। प्रॉब्लम को रियलाइज करें, या जमहूरियत होगी या आमरीत होगी, ये दोनों काम इकट्ठे नहीं चलते। आग और पानी नहीं चलेगा, ये आज तक नहीं चला, आगे कैसे चलेगा? मरियम औरंगजेब के साथ जब ये बदतमीजी शुरू हुई है, तो जिस रेस्टोरेंट में वो बैठी थी, यहां पुलिस 3 मिनट के अंदर आती है, 4 मिनट के अंदर आ जाएगी, 5 मिनट। उस वेट्रेस ने कहा है कि मैं पुलिस प्रोटेक्शन बुला लूं। मरियम औरंगजेब ने खुद मना कर दिया कि पुलिस ना बुलाए। वो यानी उन्होंने कहा है कि हम पुलिस अगर कॉल होती है 1 सेकंड में वो लोग आ जाते, प्रोटेक्शन मिल जाती। इन्होंने खुद मना कर दिया कि ना आए। तो ये भी जरा मतलब दूसरी तरफ भी देखें कि आगे आ जाएं आखिरी वाक़े की तरफ।
बलूचिस्तान में देखिए एक बेचैनी तो है, आंखें बंद करने से तो कुछ होगा नहीं। जिस तरह से आंखें बंद सियासी, ये जितने देखें, मरियम औरंगजेब के साथ में ये रह गई थी बात, पॉइंट रह गया था कि मरियम औरंगजेब के साथ जो हुआ बहुत अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। लेकिन ये यहां तक नहीं है बात, आगे भी जरा देखें। यानी इसको ये कहना कि ये सिर्फ पीटीआई को लोग इस तरह का रवैया रख रहे हैं, बाकी लोगों को तो हमसे बड़ी मोहब्बत है, नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप सिक्योरिटी पीछे अपनी कर दें और आम लोगों में जाएंगे, वहां इससे शायद बुरा सलूक होगा। जितनी नफरत लोगों में आ गई हुई है, तो रेत में सर देना कि नहीं जी ये तो पीटीआई के लोग हैं, बाकी लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, ये रेत में सर देना है। ये ठीक है कि बहुत बदतमीजी हुई है, लेकिन इसमें मुस्तकबिल की झलक देखें। जब आप इलेक्शन कंपेल के लिए भी आपने निकलना है, जब इलेक्शन आएंगे, तो क्या इस रेपुटेशन इसके साथ आप इलेक्शन कंपेन करने के आजादी से आप मतलब काबिल रह जाएंगे? ये सोचें, क्यों लोगों को इतनी नफरत हो गई है आपसे? कोई उस सवाल का जवाब भी कोई निकाले ना, फिर उसी तनख्वाह पे काम ओ भाई तो ये तरकीब गलत है। अब या तो इधर हो जाए या उधर हो जाए, तो वो नहीं हो रहा, वो आज भी नहीं हो रहा। बार बार रियासत दांव पे लगती है, बार बार पूरी कौम जलील होती है, बार बार वहीं खड़े होते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम हल नहीं होता कि भाई या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। ये दोनों काम इकट्ठे नहीं चल पाएंगे, और यही नतीजा बलूचिस्तान में भी है। बलूचिस्तान में देखिए पिछले अगर आप चंद अरसे से देखें तो वहाँ एक पहले मिलिट्री बेस कैंप पर हमला हुआ किसी प्रोफेशनल आर्मी, और पाकिस्तान आर्मी बहुत प्रोफेशनल आर्मी है, मतलब बैटल फील्ड में। बलूचिस्तान में बहरहाल एक प्रोफेशनल आर्मी है, तो एक अटैक हुआ और 24 घंटे से ज्यादा एंगेज रखा गया। ये मामूली बात नहीं है, वहीं से समझ आ जानी चाहिए थी कि अब इसमें प्रोफेशनल्स आ गए हैं, इसकी बैकिंग कुछ और हो गई है। ये सिग्नेचर डिफरेंट है। ये वो उन लोगों का नहीं है कि गली मोहल्ले में कोई बागी हो गया, पहाड़ पे चढ़ गया और वो बंदूकें ले लेके चला रहा है। ये कुछ और चीज़ हो गई है। अच्छा, फिर चीनियों पर जो हमला हुआ, वो एक पढ़े लिखी बलोच जो डॉक्टर थी, उसने किया कराची में। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर हमारा गिरा जिसमें हमारे कोर कमांडर साहब शहीद हुए, बाकी और लोग शहीद हुए। वो सीनियर क़यादत तक यानी वो निशाने पर आ गई, और अब ये हो गया है। इस पे भी रेत में सर देना है, यहां भी झूठ ही बोलना है। क्या मिलेगा झूठ बोलकर, क्या मिलेगा? आंखें खोलें, उन बलाओं को देखें सामने से जो बढ़ रही हैं, हर तरफ से आ रही है। सिरिल अल्मेडा बहुत कम गो, यानी एक बड़े मोतबर नाम है सहाफत का, और मेरी तरह वो बेतकान बोलने वाले आदमी नहीं है, बहुत कम गो हैं, बहुत सॉलिड बात करते हैं जब भी करते हैं। ये जरा ट्वीट्स देख लीजिए जो उन्होंने किए हैं कुछ दिन 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, और इसमें वो ये बता रहे हैं कि ये जो प्रॉक्सी वार अफगानिस्तान जीता है ना सुपर पावर के साथ, अब उसकी फिर कीमत है। भाई बात यह है, या तो आप अमेरिका की मदद और वेस्ट की मदद लेकर अपने लोगों पर आमरियत कायम करते हैं जिनकी आप बैंड बजा देते हैं क्योंकि अमेरिका पीछे खड़ा है। चलो दुनिया में मॉडल है ना इस तरह के, खुद पाकिस्तान रहा है जनरल ज़िया के दौर में, फिर मुशर्रफ के दौर में, कि मगरब पीछे खड़ा है, अपने लोगों की बैंड बजा दो, उड़ा के रख दो, जो करना कर दो, अमेरिका पीछे खड़ा, चल जाता है फार्मूला। या फिर नॉर्थ कोरिया है कि अपने मुल्क पर इतनी सख्त कंट्रोल है उसका। नॉर्थ कोरिया भयानक कहानियां, इतना सख्त कंट्रोल है कि वो किसी को उठने नहीं देता। चलो ये भी ठीक है, एक तरफ तो खड़ी है ना, लेकिन ये नहीं होता कि अपने लोगों का भी बैंड बजाया हुआ है, वहां पे मकबूलियत जो है वो सामने है, पीछे अमेरिका, उनको भी मतलब वो भी डबल गेम। ऐसा नहीं होता। डबल गेम ना तो अपने लोगों में चलती है कि हम जमहूरियत भी हैं, आमरियत भी हैं, हम दिन भी हैं, हम रात भी हैं, नहीं चलता, और दुनिया में भी ये नहीं चलता कि आप उनके साथ भी हैं और उनके खिलाफ भी, ये नहीं होता। तो ये हैं वो बेसिक कंट्राडिक्शंस, जिन ये बाकी चीजें नतीजे हैं, ये बड़े कंट्राडिक्शन के रिजल्ट्स हैं जो हर चंद महीने, हर चंद साल बाद हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। Unless and until you don't look into the, कहना चाहिए, in the eye of the storm, या डायरेक्टली आप जिस तरह से चाहिए उसको देखें कि ये क्या है, तो पहले वो सेटल तो करें। वो सेटल किए बगैर फिर वही कच्चा पंक्चर, एक और कच्चा पंक्चर। तो अब अगर ये कोई हम क्राइसिस से निकल जाएंगे, ये फिर कच्चा पंक्चर होगा। पक्की बात ये है कि एक तरफ लगे भाई, सियासतदान का या तो जमहूरियत हुकूमत होगी तो जमहूरियत हुकूमत होगी, जैसे तो बाकी स्टेट्स काम कर रही हैं तो वो बनना पड़ेगा, नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये इरादा नहीं है तो चलो फिर आमरियत कर लो, वो भी नहीं करनी तो फिर यही है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं है।
वीलॉग ज़रा आज लंबा हो गया, मैं इसकी मादरत करता हूँ। अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। दुआ हमारी फिर भी यही है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके हमसायों को, पूरी दुनिया को शाद और आबाद रखे। अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।